ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। नमस्कार। कहते हैं कि जो बीत गई वो बात गई, गया वक्त कभी लौट कर नहीं आया। और हम भी यही चाहेंगे कि ये 2020 का जो दौर है कभी लौटकर नहीं आए। 2021 इस सदी के लिए उम्मीदों का सबसे बड़ा साल है। वजह, जिस कोरोना ने देश के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, उसी को बचाने वाली वैक्सीन से नए साल की शुरुआत होगी। इसीलिए 2021 के माथे पर ये उम्मीदों का टीका है। और इस उम्मीदों के टीके का जो ड्राई रन है, एक जो पूर्वाभ्यास है, वो शुरू हो चुका है। फिर भी इसे लेके बहुत से सवाल हैं, कोरोना को लेके बहुत से सवाल हैं, बहुत सी जिज्ञासाएं हैं हमारे मन में, जिसका हम वक्त वक्त पर आपके जवाब देते रहते हैं। ये हमारा कार्यक्रम होता है जिसमें हम कोरोना जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत करते हैं कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। हमारे साथ होते हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ जो आपके सवालों का जवाब देते हैं। आज हमारे साथ हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर वार्ष्णेय। डॉक्टर वार्ष्णेय, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद आपका। और सबसे पहले मैं अपने सारे देशवासियों को और आपको नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। इस नववर्ष पर हम लोगों को इस कोरोना बीमारी से निजात मिल जाए। डॉक्टर, सब यही चाहते हैं कि नया साल सबके लिए अच्छा हो और आने वाले वक्त में कम से कम इस कोरोना जैसी बीमारी से निजात मिल सके। श्रोताओं, अगर आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं। फोन नंबर है 1800-115767। ये नंबर टोल फ्री है और आप देश के किसी भी कोने से बिना किसी शुल्क के हमें फोन कर सकते हैं। अगर आप लैंडलाइन पर कॉल करते हैं तो इसका नंबर है 23314444। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाना न भूलें। शुरू कर रहे हैं सवालों का जवाब डॉक्टर वार्ष्णेय के साथ। डॉक्टर साहब, टीकाकरण का पूर्वाभ्यास ड्राई रन शुरू हो चुका है। हम आपसे यही जानना चाहेंगे कार्यक्रम की शुरुआत में कि ये क्या होता है, किस तरह से ये किया जा रहा है, क्या इसमें पेशेंट्स या मरीजों को भी इंक्लूड किया गया है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। सिंपल भाषा में देखिए, हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में उसको ड्राई रन बोल रहे हैं, परंतु लेमैन के लिए मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी कार्य हम जो करते हैं उसकी रिहर्सल एक तरीके से समझिए जी। जब रिहर्सल का मतलब हम पहले वो करके एक बार देखते हैं कि भाई ये इसमें कोई कमी अगर रह जाती है तो उसको हम फाइनल में इम्प्रूव कर सकें। और चूंकि ये वैक्सीनेशन का कार्य है, बहुत बड़ा कार्य है, तो इसमें कई चीजें हैं कि भाई वैक्सीन किस तरीके से स्टोर होगी, उसके लिए उपयुक्त स्टोरेज फैसिलिटी है, क्योंकि वैक्सीन को 2 से लेकर 8 डिग्री टेम्परेचर के बीच में स्टोरेज होना जरूरी है। दूसरे, फिर उसका जो ऐप बनाया गया है, कोविन ऐप बनाया गया है, जिसपे कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगी, उसमें रजिस्ट्रेशन सही तरीके से हो रहा है। वहां पे इंटरनेट की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और जिस तरीके से जिन लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है, जो स्टाफ है जिसको वैक्सीन लगानी है वो पूरी तरीके से ट्रेन्ड स्टाफ है। और जिस व्यक्ति को वैक्सीन दी जाएगी उसके लिए कम से कम आधा घंटे ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा कि उसमें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होते। तो ये जो सारी जो लॉजिस्टिक की प्रक्रिया है, इसको एक बार टेस्टिंग करते हैं, इसी को हम ड्राई रन बोलते हैं जी। जहां तक देखिए ड्राई रन का सवाल है, अभी सरकार ने ये कहा कि भाई हर राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में स्टेट कैपिटल में कम से कम 3 स्थान हर एक को चुनने होंगे जिन पर वो ड्राई रन की प्रक्रिया होगी। और उस पे जो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज होंगे वो उनके ऑलरेडी कम से कम जो है 25 लोगों को जो सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर चुने जाएंगे। तो 25 हेल्थ केयर वर्कर हर सेंटर पे आइडेंटिफाई किए जाएंगे और उनके डाटा अपलोड किए जाएंगे कोविन ऐप पे। और फिर उनको पूरी प्रोसेस, किस तरीके से वैक्सीन ट्रांसपोर्ट हो रही है, किस तरीके से स्टोरेज हो रही है, किस तरीके से और कोई लगाई जाएगी, तो इस तरीके से सारे ड्राई रन की प्रोसेस होगी। और इसमें ऑलरेडी पूरे देश में लगभग 96,000 जो लोग हैं जिनको ट्रेन किया जा चुका है, जो कि वैक्सीनेटर हैं, एक तरीके से जो वैक्सीन लगाएं। डॉक्टर, एक चुनौती भरा काम है इस पूरे इतने बड़े हमारे देश में इतनी बड़ी जनसंख्या में सबको टीका लगाना।
देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर डॉक्टर साहब 96.08% हो गई, यानी करीब 4% ही लोग ऐसे हैं जो हम कह सकते हैं कि अभी संक्रमित हैं या कुछ हैं। क्या इन सबको टीका लगाने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले अभी जो टीकाकरण का कार्य है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने प्रायोरिटाइज किया है, तो सबसे पहले जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, जो डायरेक्ट मतलब पेशेंट को देखते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ है, या जो अस्पतालों में या डिस्पेंसरियों में काम करने वाले वर्कर हैं, तो ये एस्टीमेट किया गया कि भाई ये हमारे देश में लगभग 1 करोड़ के करीब हैं। तो सबसे पहला जो प्रायोरिटी ग्रुप है वो इनका रखा गया। उसके बाद जो है फ्रंट लाइन वर्कर होते हैं, जिसमें पुलिस पर्सनल, पैरामेडिकल पर्सनल हैं, इस तरीके के लोग, सैनिटरी कर्मचारी हैं, जो कि इन लोगों के कांटेक्ट में आने की संभावना ज्यादा रहती है पेशेंट के। ये करीब एस्टीमेट किए गए हैं कि 2 करोड़ के लोग हैं, तो 3 करोड़ तो ये लोग हैं। इसके बाद फिर 50 साल से जो उम्र के ज्यादा व्यक्ति हैं वो, या 50 साल से नीचे के वो व्यक्ति जिनको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, ब्लड प्रेशर है, लंग डिजीज है, उनको आइडेंटिफाई किया गया। तो इस तरीके से जो फर्स्ट फेज है उसमें 30 करोड़ लोगों के लिए टीकाकरण की बात चल रही है कि टीकाकरण किया जाए। और इन लोगों को फिर डेफिनेटली पहले उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फिर SMS के द्वारा जो फोन नंबर जो वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसके द्वारा उनको वो सूचना दी जाएगी कि आपको किस सेंटर पर कितने बजे पहुंचना। क्योंकि देखिए, एक बहुत, जैसे आपने कहा, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, और चूंकि सबको एक साथ नहीं दिया जा सकता, इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति टीकाकरण के लिए आ रहे हैं उनसे भी किसी और को इन्फेक्शन ना फैले। तो एक सेंटर पर एक दिन में मतलब ये माना जाता है कि 1 घंटे में हम लगभग 8 से 10 व्यक्तियों को टीकाकरण कर सकेंगे, और एक सेंटर पर करीब 100 व्यक्तियों का टीकाकरण एक दिन में हो सकेगा। तो जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ 1000 सेंटर के करीब बनाए गए हैं। उस तरीके से लगभग 1 लाख व्यक्तियों को रोज टीकाकरण किया जा सकेगा। इसी तरीके से पूरे देश में ये सेंटर बनाए जाएंगे, और वो प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो सरकार धीरे धीरे बना रही है। उस तरीके से ये टीकाकरण का कार्य शुरू हो, और ये बहुत लंबा कार्य है। डॉक्टर साहब, देश में रिकवरी रेट बहुत तेजी से बढ़ रही है, लोग स्वस्थ हो रहे हैं, टीकाकरण भी शुरू हो गया है लगभग, और लोगों को समझ में भी आने लगा है। उसके बावजूद भी देखा जा रहा है लोग फिर से भीड़ इकट्ठी करनी शुरू हो गई है, बाजारों में जाना शुरू हो गए हैं। क्या ये मान के चलें वो कि भाई टीका आ गया है तो अब सब कुछ ठीक हो गया है? नहीं, देखिए, मैं फिर से कहता हूँ कि देखिए, टीकाकरण में तो हमें समझना पड़ेगा जी, क्योंकि टीका, जैसे कोई भी टीका अभी हमने लगाया तो वो टीका लगाने के बाद पहली डोज उसकी लगती है, फिर दूसरी डोज जिसको हम बूस्टर डोज बोलते हैं वो 4 हफ्ते के बाद लगती है, और उसके बाद उसकी एंटीबॉडी जो है वो 2 हफ्ते और लेते हैं। तो ये मान के चलिए कि टीकाकरण होने के बाद कम से कम 6 हफ्ते जरूर लगेंगे, जबकि वो व्यक्ति सुरक्षित होगा जिसमें एंटीबॉडी बन पाएंगी। और इससे ये लंबा, चूंकि इसमें समय लगेगा, और चूंकि टीकाकरण भी बहुत कम लोगों का ही हो पाएगा, क्योंकि एक साथ तो सबका नहीं हो सकता, इसलिए सावधानियां जो हम बता रहे हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वो लगातार सबको फॉलो करना चाहिए और करना पड़ेगा। जो हम मास्क उनको पहनना पड़ेगा, दूरियां सामाजिक बना के रखनी पड़ेंगी, हाथों की सफाई रखनी पड़ेगी, और जिस तरीके से अभी तक हम इस तरीके से हमने ये लगभग ये पूरा साल 2020 निकाला है, उसी तरीके से हम निकालें, क्योंकि अगर हम जरा भी लापरवाही करेंगे तो ये बीमारी फिर से बढ़ जाएगी, जो कि अभी काफी हद तक कंट्रोल में आई है। जी डॉक्टर साहब, जो व्यक्ति से संक्रमित हो चुके हैं और ठीक हो चुके हैं और उनमें एंटीबॉडीज डेवलप भी हो चुकी हैं, क्या उन्हें भी टीका लेना जरूरी होगा? हाँ, देखिए, इसमें सबसे बड़ा ये क्वेश्चन एक होता है कि ये एंटीबॉडी जिनमें डेवलप हो गई है वो कितने समय तक प्रभावी रहेंगी। जी, तो ये तो जरूर है कि जो इन्फेक्शन हो चुका है जिनमें और जिसमें एंटीबॉडी डेवलप हो गई है वो कुछ समय तक तो रहेंगी, लेकिन चूंकि अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं है, तो अगर वो लोग भी टीका बाद में लगवाएं तो उनको भी फिर वो एक तरीके से बूस्टर डोज का काम करेगा, और उनमें वो एंटीबॉडी लंबे समय तक फिर प्रभावी रह सकती है, तो वो भी उनको भी लगवाना चाहिए। परंतु ये जरूर मैं कह सकता हूं कि वो प्रायोरिटी में थोड़ा सा कम हो सकते हैं, क्योंकि पहले जो व्यक्ति जिनमें बिल्कुल भी एंटीबॉडी नहीं है और जो वल्नरेबल ग्रुप, जो जैसे मैंने बताया कि हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर, या वो लोग जिनको 50 साल से ऊपर हैं,
और जिनको अभी इन्फेक्शन नहीं हुआ है, या 50 साल से नीचे के वो व्यक्ति जिनको कोमोर्बिडिटी है और इन्फेक्शन नहीं है, तो वो ज्यादा प्रायोरिटी ग्रुप में हो। जी, कोरोना जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत आप सुन रहे हैं कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, और हमारे साथ हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर वाशनी। आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फोन कर सकते हैं 1800-115767 पर। इसके अलावा 23314444 पर भी आप फोन कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाना न भूलें। इस बीच पंजाब के पटियाला से जया हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अपने प्रश्न के साथ। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर साहब। आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी नववर्ष मंगलमय। सर मेरा क्वेश्चन है कि जो यूथ है जिनकी इम्यूनिटी लोअर है और कोमॉर्बिड कंडीशन है, तो उनके लिए वैक्सीनेशन का क्या हायरार्की है? जी देखिए, मैंने बताया कि ये ही है जो अभी हमने, अगर आपने शायद मेरी बात अभी इससे पहले हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे, सबसे पहले हमने हेल्थ केयर वर्कर को लिया है क्योंकि वो फ्रंट लाइन में है और लगातार पेशेंट के संपर्क में उनकी रहते ही हैं। दूसरे हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जैसे पुलिस पर्सनल है, पैरामेडिकल पर्सनल है, सफाई कर्मचारी है, वो है। तीसरे फिर 50 साल से ज्यादा के व्यक्ति हैं, और चौथे वो 50 साल से कम वाले भी हैं लेकिन उनको कोमॉर्बिडिटी कंडीशन है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर, क्योंकि हमारे देश में काफी ऐसे लोग हैं जो 50 साल से कम उम्र के भी हैं और उनको इस तरीके की क्रॉनिक बीमारियां हैं। शुगर की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, गुर्दे की बीमारी है, लंग्स की बीमारियां हैं, तो उनको भी फिर प्रायोरिटी ग्रुप में रखा गया है। तो ये सब प्रायोरिटी ग्रुप है और ये कुल मिला के ऐसा एस्टीमेट किया गया है कि हमारे देश में ये सब 30 करोड़ के करीब हैं। तो ये पहले प्रायोरिटी ग्रुप है। परंतु देखिए, कोई भी वैक्सीनेशन का काम होगा, इवन 30 करोड़ लोगों को भी वैक्सीन देने में काफी समय लगेगा, तो धीरे धीरे करके गवर्नमेंट उसको ये काम को पूरा करेगी। इस बीच दिल्ली से हमारे श्रोता आनंद जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ। आनंद, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे कुत्ते के काटने पे जो दी जाती वैक्सीन, उसको लगाने के लिए मेरे को मतलब मना है, तो क्या ये कोरोना के लिए भी टेस्ट करना पड़ेगा अलग से? डॉक्टर साहब, ये अगर आपको कोई एलर्जी है तो वैसे तो इस वैक्सीन जो अभी हमारे देश में कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन है वो अप्रूव होने जा रही है। इसमें अभी कोई ऐसी रिएक्शन की बात नहीं आई। फाइजर की वैक्सीन जो बाहर दी गई है उसमें जरूर उन्होंने कहा कि जिन लोगों को एलर्जी है उन लोगों को जो इससे दूर रहना चाहिए। तो अभी तो देखिए, ये जो ड्राई रन होता है ये इन्हीं चीजों के लिए होता है कि हम देखें कि वैक्सीन से जो खासतौर से जो फेज ट्रायल्स हो चुके हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल हो गए, उसमें किसी तरीके का कोई मेजर साइड इफेक्ट नजर में नहीं आया। और फिर जो ड्राई रन किया जा रहा है इसमें भी देखा जाएगा कि किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता। और इसके अलावा पेशेंट को वैक्सीन लगाने के बाद हाफ एन आवर तक ऑब्जर्व किया जाएगा कि उनमें किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होती, और अगर कोई सीरियस साइड इफेक्ट होता तो उसको टैकल करने के लिए भी हेल्थ फैसिलिटी वहां उपलब्ध होंगी। तो इसलिए चिंता की बात नहीं है। डॉक्टर लोग पूरी तरीके से आपको देख के अगर उचित समझेंगे तो जरूर वैक्सीन लगाएंगे। इस कार्यक्रम में हमारे देश के हर कोने से फोन कॉल आ रही हैं। इससे सीधा चलते हैं बड़ौद, जहां से महेश शर्मा जुड़ चुके हैं अपने कॉल के साथ। महेश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। जी, क्या सवाल है आपका? सवाल है जी, लोग बाग जो है मास्क तो लगाते ही नहीं बिल्कुल भी जी, और ना बिल्कुल अपनी सुरक्षा में का ख्याल है बिल्कुल। आप ये समझाइए उनको, उनका बचाव कैसे करें? डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये हमें बहुत ही जागरूक नागरिक दिखाई दे रहे हैं, और इसी तरीके की अगर सोच सबकी हो और यह चिंता इनकी स्वाभाविक है। और यही मैं कहूंगा कि हम लोग हर प्लेटफॉर्म से इस बात को कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हर जगह कहते हैं, और भी जितने भी स्वास्थ्य प्रोग्राम आप लगातार कर रहे हैं, चाहे वो रेडियो पे हो, टेलीविजन में हो, पत्र, हमारे समाचार पत्रों के माध्यम, हर जगह ये जानकारी दी जा रही है। पर समाज के हर व्यक्ति की देखिए जिम्मेदारी है, तो वो ये मान के चले कि भाई ये बीमारी से वो खुद भी ग्रसित हो सकता है, उसके प्रियजन, घर वाले ग्रसित हो सकते हैं, या अड़ोसी पड़ोसी हो सकते हैं। इसलिए सभी का उत्तरदायित्व है। तो वो जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की हम जो बार बार बात करते हैं उसका पालन करें, तभी हम इस बीमारी से अपने को और अपने समाज को बचा पाएं।
डॉक्टर साहब, लोग मास्क लगाते हैं लेकिन कई बार देखा गया है सही ढंग से नहीं लगाते हैं, ना ही सही ढंग से उसे उतार के डिस्पोज ऑफ करते हैं। इससे भी तो खतरा रह सकता है। हाँ, देखिए ये बहुत चिंता की विषय है, क्योंकि काफी जगह हम लोगों ने देखा है कि जो मास्क, देखिए मास्क लगाने का मुख्य पर्पज होता है कि हमारा नाक और मुंह अच्छी तरीके से ढका रहे, क्योंकि जो वायरस है जब वो जाएगा तो आपके नाक और मुंह से जाएगा, तो वो ढका रहे। अगर आपने मास्क को थोड़ी के नीचे लगा लिया है या नाक से हटा लिया है तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा और उसमें इन्फेक्शन होने का पूरा खतरा बना रहता है। इसी तरीके से जब मास्क को उतारना है तो वो भी किस तरीके से उतार के डिस्पोज करिए उसको बंद कंटेनर में, और फिर अच्छी तरीके से अपने हाथों को साफ करें साबुन पानी से, जिससे कि इन्फेक्शन होने का खतरा ना रहे। तो ये बहुत जानकारियां लगातार दी जा रही हैं, परंतु हर व्यक्ति का वही है कि जानकारी होने के बाद भी कई बार हमने देखा है कि समाज में लोग उसका पूरी उचित तरीके से पालन नहीं कर रहे और इसीलिए इन्फेक्शन लगातार एक से दूसरे व्यक्ति को फैल जाता है। आइए अब लद्दाख चलते हैं, वहां से ताशी हमसे से जुड़ चुके हैं अपने प्रश्न के साथ। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो। थैंक यू सर। जी, क्या सवाल है आपका ताशी? जी, मैं ये यूटी लद्दाख से लेह डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ सर। जी कहिए। जैसे आपको मालूम है जी, लद्दाख बहुत धूली इलाका होता है, यहाँ ड्राई एरिया होते हैं सर। तो इस साल हमने शुरुआत से ही, इस साल की 2020 की शुरुआत से जब से कोरोना हुआ तब से हमने ये मास्क जो है ना बहुत जरूरी करके हमने लगाया सर। जी। वैसे भी ये लद्दाख में ये धूल की वजह से हर साल सर्दियों में तो खांसी जुकाम भी पूरे आम लोगों को होते हैं सर। इस साल बिल्कुल कम हुआ, जैसे न के बराबर हुआ। हमारा ये मानना है सर जी कि इस साल हमने मास्क जो लगाया उससे धूल जो हमारे अंदर शरीर के अंदर नहीं गया, उससे हम बच गए सर, उससे लग रहा है सर। तो मुझे ये लग रहा है जी, लद्दाख जैसे एरिया में तो मास्क जो है ना वो जीवन साथी होना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत फायदेमंद हमें सभी हो रहा है सर। डॉक्टर साहब, लद्दाख से ताशी जी का बहुत अच्छा सुझाव है। ये कह रहे हैं कि वहाँ लगातार लोग मास्क लगाना शुरू कर दिया था क्योंकि वहाँ पे धूल बहुत थी और इसने काफी लोगों को संक्रमित होने से बचाया है। हाँ, देखिए बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि ये तो जब ये कोरोना की हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा जो लोग एलर्जिक होते हैं, जिनको धूल से एलर्जी है, धुएं से एलर्जी है या और किसी चीजों से एलर्जी है, तो वो लोग भी जब मास्क का उपयोग करते हैं तो वो जो एलर्जेंस होते हैं वो डायरेक्ट उनके नाक और मुंह में नहीं जाते और उससे वो काफी एलर्जी की बीमारियों से भी बच जाते हैं, जो कि इन्होंने खुद ऑब्जर्व किया कि वहां पे ये बीमारियां कम हुई। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि जैसे लोग पहले थूकते रहते थे, हमारे देश में एक आदत होती है जो सामाजिक कुरीति है कि लोग जगह जगह थूकते रहते हैं, और हम लोगों ने ये देखा कि उससे ट्यूबरकुलोसिस के केसेस भी बहुत ज्यादा हमारे देश में होते हैं। अभी ये ऑब्जर्व किया गया कि जब से हमें कोरोना की वजह से लोगों ने मास्क लगाए, जगह जगह थूकना और ये बंद हो गया, तो उसमें टीबी के केसों की भी कमी आई काफी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक मास्क लगाने से एलर्जी की बीमारियों में कमी आई, टीबी की बीमारियों में कमी आई, कोरोना से बचाव हुआ। तो ये अच्छी बात है कि अगर हम सामाजिक इसका तरीका बना लें कि जब भी हम इस तरीके के वातावरण में जा रहे हैं, यहाँ पे धूल है, धुआं है, गंदगी है या किसी तरीके की परेशानी है, तो वो हम अब, और इसके अलावा मास्क लगाने का एक फायदा ये होता है कि आदमी फिर थूकता नहीं है, क्योंकि अगर उसके मुंह पर मास्क लगा हुआ होता है तो वो अपने को रोकता है। वरना हमारे देश में कई बार ये होता है कि जगह जगह थूकते रहते हैं या पान वगैरह चबाते रहते हैं या गुटखा वगैरह चबाते रहते हैं, उससे थूकते रहते हैं, तो वो भी कम हो जाता है। तो एक मास्क लगाने के बहुत ज्यादा फायदे हैं और खुद इन्होंने ऑब्जर्व किया। अगर इसी वजह से हमारे सभी लोगों की ये बिहेवियर अपना लें तो काफी बीमारियों से हमें छुटकारा मिल सकता है। कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का एक ये भी हिस्सा है कि आप मास्क लगाएं, इससे आप स्वयं तो बचे रहेंगे, अपने और अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखेंगे। इस बीच छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार, क्या सवाल है? जी सर, मेरा ये सवाल था सर, जैसे कि बच्चों और बुजुर्गों में पहले गाइडलाइन आई थी कि इनको ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो सर वैक्सीन के लिए सर इन लोगों को टीकाकरण के दायरे में क्यों नहीं रखा गया बच्चे लोग को? और मेरा दूसरा सवाल है सर, क्या वैक्सीन सबको नहीं मिलेगी तो क्या ये कोरोना की जड़ से खत्म हो जाएगी?
जी, डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि बुजुर्गों को इस टीकाकरण कार्यक्रम के अंदर क्यों नहीं रखा गया है और बच्चों को क्यों नहीं रखा गया है, और साथ ही ये जानना चाहेंगे कि जब ये वैक्सीन आ जाएगा तो क्या कोरोना पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? नहीं, देखिए पहला सवाल तो इनका ये है कि बुजुर्गों को तो पूरा रखा गया। हमको पहले ही आपको बताया कि 60 साल से ऊपर के 50 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनको प्रायोरिटी में रखा गया है और जो 50 साल से नीचे के भी हैं उनको भी रखा गया। लेकिन चूंकि ये जो वैक्सीन की ट्रायल्स हुई हैं ये केवल एडल्ट्स में ही हुई है, वयस्क लोगों में ही हुई है, बच्चों में ये ट्रायल नहीं हुई, तो इसलिए अभी बच्चों में ये जो है टीकाकरण नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जो ऑब्जर्वेशन ये देखा है कि जो बच्चों में है वो इन्फेक्शन का रेट उतना नहीं पाया गया या वो उतने ज्यादा सीरियस नहीं होते, उनमें इन्फेक्शन होते हैं तो बहुत हल्के होते हैं। इसलिए अभी ज्यादातर पूरे देश में देखा गया कि बच्चों में जो मॉर्टिलिटी है वो बहुत ही नगण्य है, इसलिए अभी बच्चे उतने प्रायोरिटी एरिया में नहीं है। और चूंकि टीकाकरण भी उनके ऊपर जो ट्रायल्स हुई हैं वो उन पर नहीं हुई, इसलिए उनको अभी नहीं दिया जाएगा। लेकिन 50 साल से ऊपर के सारे व्यक्तियों को लिया जाएगा और 50 साल से नीचे के भी उन व्यक्तियों को जिनमें के शारीरिक कई बीमारियां हैं जिनको हम कोमोर्बिडिटी बोलते हैं उनको इसमें सम्मिलित किया जाए। महाराष्ट्र से अरुण अपने सवाल के साथ हमारे से जुड़ चुके हैं। अरुण जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ जी सर जी, मैं पूसद से अरुण बोल रहा हूँ। जी कहिए। मेरा सवाल था जैसे रिकवरी रेट 96 के ऊपर चले गया है जी, और वैक्सीन का जो बोलते हैं उसका इफेक्ट 95 है जी, तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा 95% क्या है, ये 96% 5% क्या है ये? डॉक्टर साहब ये आंकड़ों में खोए हुए हैं, जानना चाहते हैं कि जब रिकवरी रेट 96.08% है और वैक्सीन कहता है कि वो 95% तक आपको सुरक्षित कर सकता है, तो उसका क्या मतलब है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि इनको ये जानना चाहिए कि रिकवरी रेट 96% है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये रिकवरी का मतलब है कि आपको इन्फेक्शन होगा पहले जी, ठीक है ना, और इन्फेक्शन होने में ये है कि लगभग 90% लोगों में इन्फेक्शन माइल्ड ही होता है, परंतु 10% लोग काफी गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं, उनको ऑक्सीजन वगैरह की जरूरत पड़ती है, हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ती है, और फिर उसमें से करीब 8% लोग रिकवर कर जाते हैं और 2% के करीब वो मृत्यु दर हो जाती है। तो हमारा चूंकि बहुत बड़ा देश है, अगर हम ये मान के चलें कि 10% लोग भी सीरियसली बीमार हो जाएंगे तो उतने लोगों के लिए भी अस्पताल में भर्ती होना, इंतजाम करना, सब तरीके की सुविधाएं, आईसीयू की सुविधाएं करना वो मुश्किल हो जाता है। जब हम टीकाकरण किसी का करते हैं तो टीकाकरण में क्या होता है, इम्यूनिटी आपको डेवलप हो गई, वैक्सीन से डेवलप हो गई, तो आपको बीमारी होने की फिर संभावना नहीं रहेगी। तो टीकाकरण तो बहुत ज्यादा, जहां तक आपने कहा कि 95% या 90%, इसका मतलब है कि जिन लोगों को हम टीका नहीं दे रहे उनमें अगर 95% लोग बीमार हो, जो जिनको टीका दिया गया उनमें 50% लोगों को बीमारी नहीं होगी उनके मुकाबले जिनको टीकाकरण नहीं हुआ। तो इसलिए टीकाकरण से देखिए पहले भी अगर हम ले में अभी चूंकि ये स्पेसिफिक टीके की बात कर रहे हैं, इससे पहले जैसे हम अगर बात करें पहले चेचक सबने सुना होगा, लेकिन जब हमने टीकाकरण किया तो धीरे धीरे करके पूरे विश्व से चेचक की बीमारी गायब हो गई। इसी तरीके से पोलियो की भी बीमारी जो कि बहुत गंभीर बीमारी होती थी वो भी लगभग सारे संसार से गायब हो चुकी है, केवल 2-3 देश ही रह गए। तो टीकाकरण बहुत बड़ी फायदेमंद चीज होती है और इससे सभी को फायदा होने को मिले। ये जरूर है कि अभी चूंकि टीकाकरण में बहुत समय लगेगा, पूरे देश के लोगों को इन्वॉल्व करने में या उनको टीकाकरण मिलने में काफी समय लगेगा, तब तक हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना ही होगा। राजस्थान के जालौर से परसाराम हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो जी, नमस्कार, क्या सवाल है आपका? जी सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे कि कोरोना वैक्सीन तो हिंदुस्तान में वैसे आ ही गई है, तो उसके बाद सर वैक्सीन लगाने के बाद इंजेक्शन क्या सर वो खत्म हो जाएगी जैसे कोरोना? डॉक्टर साहब इनका भी वही सवाल है कि देखिए इसमें ये समझना होगा कि देखिए जब भी कोई भी बीमारी होती है, जब हम कहते हैं इसको हम कहते हैं इम्यूनिटी डेवलप होना। इम्यूनिटी डेवलप होना 2 तरीके से होता है। हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, हर्ड का मतलब है पूरे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता डेवलप हो जाए। उसके 2 तरीके होते हैं, या तो नेचुरल इन्फेक्शन हो जाए आपको तो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है, या वैक्सीनेशन के द्वारा। और ये माना गया है कि लगभग 60 से लेकर 70% लोगों में अगर इम्यूनिटी डेवलप हो तब वो बीमारी का स्वरूप हल्का पड़ जाता है। अगर हम अपने देश की बात करें तो 135 करोड़ का देश है, तो अगर हम 60-70% लोगों का मतलब है लगभग 80 करोड़ लोगों को इम्यूनिटी डेवलप होनी चाहिए। अब 80 करोड़ लोगों में अगर बीमार हो गए तो फिर बहुत ही मुश्किल का काम हो जाएगा। इसलिए
बीमारी से बचाना भी है और टीकाकरण भी होता है। लेकिन ये चूंकि लंबी प्रोसेस, ये बीमारी जब ही खत्म हो पाएगी जब लगभग 80 करोड़ लोग इससे इम्यूनाइज हो जाएंगे। तो कुछ 1-2 करोड़ लोग इन्फेक्शन से होंगे, बाकी को धीरे धीरे टीकाकरण चलता रहेगा। तो ये टीकाकरण एक लंबी प्रक्रिया है और जब तक हम लगभग 60-70% अपनी पॉपुलेशन को कवर नहीं कर लेते तब तक इस बीमारी के होने का खतरा लगातार बना रहेगा और तब तक हमें ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना पड़ेगा। और अब इस कार्यक्रम में बिहार के सीतामढ़ी से राम प्यारे जो हैं वो अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो। सीताराम जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दीजिए, नहीं तो हम आपको सुन नहीं पाएंगे। जी कहिए, क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल है कि हमारा उम्र लगभग 79 ईयर्स, हमारा दमा किडनी पेशेंट है और डायबिटीज भी है जी। अब रजिस्ट्रेशन जो कराने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का क्या तरीका है? डॉक्टर साहब, इनकी उम्र लगभग 80 वर्ष है, ये डायबिटिक के पेशेंट हैं और बीपी भी है, तो ये रजिस्ट्रेशन कराने का क्या तरीका होगा, ये जानना चाहते हैं। हाँ, देखिए बहुत ही है और ये उस ग्रुप में आएंगे जो वैक्सीनेशन का ग्रुप होगा। तो अभी ये गवर्नमेंट अभी पूरी तरीके से, अभी देखिए अभी तो ड्राई रन होगा, ड्राई रन जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो धीरे धीरे करके गवर्नमेंट पूरी गाइडलाइंस लाएगी। और जैसे मैंने बताया कि ये कोविन करके एक ऐप बनाया गया, उस ऐप पर रजिस्ट्रेशन का तरीका दिया जाएगा जिसमें कि आपको कोई अपना आइडेंटिफिकेशन के साथ, चाहे वो आधार कार्ड हो या कोई भी चीज हो, उसके साथ आपको लिंक करना होगा, अपना फोन नंबर देना होगा। उसमें फिर अपने आप ही आपके पास मैसेज आएगा कि भाई आपका नंबर कब आएगा, किस डिस्पेंसरी में, आपके जो घर के आसपास है, किस हेल्थ सेंटर पे या डिस्पेंसरी में किस समय किस दिन आपको जाना है टीकाकरण में, वो प्रोसेस में सरकार बताएगी। तो ये अभी डिटेल्स गाइडलाइन आएंगी, इसीलिए अभी पहले उसकी रिहर्सल चल रही है। जब ये रिहर्सल सक्सेसफुल हो जाएंगी तो सरकार उसको डिफरेंट माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देगी कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है और फिर किस तरीके से आपको वो सूचना दी जाएगी। डॉक्टर साहब, कुछ लोग कोरोना वायरस को ईश्वरीय प्रकोप मान रखे हैं और शायद टीका लेने का विरोध भी कर रखे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमेशा कोई भी जब टीका होता है उसमें कई तरीके की भ्रांतियां रहती हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में तो ये डर लगा रहता है कि कहीं हमें टीकाकरण से कोई भी बीमारी ना डेवलप हो जाए, और कईयों को उसमें लगता है कि टीका में इसमें जैसे बहुत सी चीजें लाई जाती हैं कि बहुत से हम केमिकल इस्तेमाल करते हैं, उनके मन में ये दुविधा रहती है कि भाई इस केमिकल में किसी तरीके का ऐसी चीज का उपयोग तो नहीं हुआ जो कि उनके धर्म के हिसाब से या किसी के हिसाब से वो उपयुक्त ना हो। डॉक्टर साहब, हम इस पे चर्चा करेंगे। इस बीच एक आखिरी श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं राजस्थान के जयपुर से, धर्मेंद्र जी, कार्यक्रम में स्वागत है। क्या सवाल है आपका? सर नमस्कार जी, संक्षेप में अपना सवाल पूछिए, वक्त बहुत कम है। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि जैसा कि हेल्थ केयर वर्कर्स को इसमें रखा गया है वैक्सीन के अंदर प्रायोरिटी के ऊपर जी, तो सर जैसे दिव्यांग जो हैं और जो इन सर्विस हैं तो उनको भी इस प्रायोरिटी में रखना चाहिए सर? क्यों डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं क्या दिव्यांग लोगों को भी प्रायोरिटी में रखा गया है कोरोना वैक्सीन? हमने बताया आपको, अगर ये लगातार शायद इन्होंने प्रोग्राम के प्रायोरिटी का ग्रुप, जैसे मैंने बताया कि शुरू में हेल्थ केयर वर्कर और फिर हमारे फ्रंटलाइन वर्कर, उसके बाद 50 साल से उम्र के सारे ज्यादा व्यक्ति, वो भी प्रायोरिटी, और 50 साल से चाहे वो कोई दिव्यांग हो या शारीरिक रूप से सक्षम हो, और 50 साल से नीचे के भी वो व्यक्ति जिनको के कोमोर्बिडिटी कंडीशन है वो भी रखे गए। तो ये पूरा मिला के लगभग एक अंदाज है गवर्नमेंट का कि ये 30 करोड़ के करीब व्यक्ति हैं। तो इन 30 करोड़ लोगों को प्रायोरिटी में रखा गया और उसमें हमारे दिव्यांग भाई बहनें भी आएंगी। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आने के लिए और सभी सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट
News on AIR.com.